तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो आपको अच्छी लगे तभी आप वीडियो को लाइक करें। तो जैसे कि आपको पता है कि लेखपाल के एग्ज़ाम्स जल्दी होने वाले हैं। इस समय हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की ज़रूरत है। हमने लिया है घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट 2 पार्ट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि चक्रपाणी, चंद्रमाली तथा सुलोचना में क्रमशः समास है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि समास कौन सा है। हमें इसमें समास बताना है। तो पहले समास बताने से पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं कि चक्रपाणी, चंद्रमाल तथा सुलोचना का अर्थ क्या होता है, जिससे हमें आंसर करने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो चक्रपाणी, चक्रपाणी का मतलब है चक्र है पानी में जिसके, या अर्थात भगवान विष्णु की बात हो रही है। चंद्रमाल, चंद्रमाल का मतलब है चंद्रमा है भाल पर जिसके, अर्थात भगवान शिव। सुलोचना, सुलोचना सुंदर हैं लोचन जिसके, यानी कि स्त्री विशेष के बारे में बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों। तो इन सब में हमसे पूछा गया है कि समास कौन सा होगा। तो सभी इसमें बहुब्रीहि समास होंगे। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें होगा दोस्तों बहुब्रीहि समास। हम देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। हमसे इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा उपसर्ग है। हमें इसमें उपसर्ग बताना है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बहिर उपसर्ग है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया है कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। हमें इसमें बताना है प्यारे दोस्तों कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो हमारा विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा विदुषी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है। यहाँ पर क्या पूछा गया है हमसे, कारक के बारे में बात की गई है कि कौन सा कारक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संबंध कारक। कौन सा कारक है, संबंध कारक है। हम बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कट जाना मुहावरे का अर्थ। कट जाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें भी सही हो जाएगा। कट जाना मतलब कि शर्मिंदा हो जाना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम आपको रिप्लाई तुरंत ही करेंगे। हम बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है। सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान देना कि क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि नहीं है या फिर पर्यायवाची है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में गलती कर देते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। तो हमसे इसमें पूछा गया है कि इसका पर्यायवाची नहीं है, असुर का पर्यायवाची नहीं है। कितने हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें यातुधान, बी सुरारी, सी धूमकेतु, ऑप्शन डी है तमीचर। हमें इसमें बताना है कि कौन सा नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि धूमकेतु हमारा आंसर हो जाएगा कि पर्यायवाची नहीं है। जैसे हम बात करते हैं कि असुर के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर नहीं होते कौन सा होगा, धूमकेतु। तो अब हम बात करेंगे जो होते हैं। यातुधान भी होता है, सुरार भी होता है, दनुज होता है, तमीचर होता है, निशाचर होता है, देवारी, रजनीचर, ये सारे असुर के पर्यायवाची होते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जीने की इच्छा के लिए एक शब्द। हमें यहाँ पर बताना है कि जीने की इच्छा के लिए एक शब्द, वो शब्द कौन सा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिजीविषा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो इसमें पूछा जा रहा है कि जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। हमसे इसमें पूछा जा रहा है कि अनेकार्थी शब्द, कि जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तो जैसे आपको पता है कि जीवन, ये
अनेकार्थी शब्द किसके हैं? जीवन के हैं। जल प्राण पुत्र जीवन के अनेकार्थी शब्द हैं। हम बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे इसमें दिया गया है कि अवतरण को पढ़कर संबद्ध वैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये वाले आते हैं पैराग्राफ, आपको पता ही है कि एसआई में भी आते हैं, कांस्टेबल में भी आते हैं और लेखपाल में भी आते हैं। तो चलिए प्यारे मित्रों देखते हैं। तो इसको हम लोग पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या दिया गया है? हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिसे वह लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वो खुद भीड़ है, लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त है, न अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना है कि ये नहीं जानते और बिल्कुल भी नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। वस्तुतः जब तक भीड़ में अपनी शक्ल नहीं दिखाई देगी वह भीड़ में ही फंसा रहेगा। तो आई होप ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें किसके बारे में बात की गई है? भीड़ के बारे में बात की गई है। तो चलिए हम इसमें अपना आंसर देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश, ये जो ऊपर हमने गद्यांश पढ़ा इसका सही शीर्षक क्या है? तो जैसे हमने इसमें अधिकतर किस चीज़ के बारे में बात की? भीड़ के बारे में बात की। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा आंसर? तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भीड़ की शक्ल। हम देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है? जैसे भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या है कि भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है? जैसे हमने पढ़ा था लास्ट में कि भीड़ में अपनी शक्ल देखना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हम बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें किसके बारे में बात की गई है? निम्नलिखित वाक्यांश में त्रुटि की पहचान कीजिए। कोई त्रुटि न होने पर विकल्प का चयन करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि सौभाग्यवती कन्या का। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, सौभाग्यवती कन्या का। हम बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी हम आगे बता चुके हैं कि सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन पढ़ना उसको पहले ध्यान से पढ़ लेना कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। अब इसमें जैसे पूछा गया कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, किसी में पूछेगा अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो अगर हम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक सही निकलेगा। तो इसमें हमें शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा शुद्ध होगा। तो 12 में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा शुद्ध शब्द होगा? तो घनिष्ठ। जैसे आपको पता है कि अमावस्या, परिशिष्ट, घनिष्ठ, स्वास्थ्य, इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है? तो घनिष्ठ है। हम बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो अभी हमसे पूछा गया अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें पहले पूछा गया शुद्ध का, अब ये देखो अशुद्ध का पूछा जा रहा है। इसमें हमें बताना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा होगा। तो जैसे यहाँ पर हमने ऑप्शन नंबर डी दोस्तों गलत लिख दिया है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा किराया। क्या होगा? किराया। और जैसे कि आपको सही शब्द है, हमने यहाँ पर सही शब्द लिख दिया, क्वेश्चन नहीं देखा, यही गलती देखो हमने यहाँ पर कर दी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर किराया था और इसका सही शब्द क्या होगा प्यारे दोस्तों? तो किराया होगा।
हम बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि सही सुमेलित कौन सा है। तो जैसे इसमें हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो हम देखते हैं। तो हमारा जैसे पहला दिया गया अनुराग विराग, अमर मर्त्य, अवर्चीन प्राचीन, जैसे कि ये सुमेलित है। और हमारा ऑप्शन नंबर डी जो सही है अमीर समृद्धि। जैसे कि आपको पता है कि अमीर का विलोम शब्द क्या होगा, गरीब होगा, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समृद्धि। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि ये सही सुमेलित नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ऐहिक का विलोम शब्द होगा। तो ऐहिक का विलोम शब्द कौन सा होगा, तो पारलौकिक होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर भी देखो हमने 2 बार लिख दिया है, यहाँ पर सिर्फ परलौकिक था। कौन सा शब्द था, परलौकिक था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये परलौकिक है। हम बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। हमें इसमें बताना है कि जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसके लिए मतलब एक शब्द क्या प्रयोग होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा, विधुर। हम देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इसमें हमसे तत्सम शब्द पूछा जाएगा। किसका, जमाई का तत्सम शब्द हमें बताना है कि जमाई का तत्सम शब्द क्या होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जमाता। क्या होगा, जमाता। जमाई का तत्सम शब्द जमाता। हम बढ़ते हैं अब आगे। अब देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है इसमें। निम्नलिखित विकल्पों में से श्वेत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हमसे नहीं पूछा जा रहा कि कौन सा है, नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्षिप्र। कौन सा नहीं है, क्षिप्र। जैसे कि आपको पता है कि जो ये क्षिप्र है ये श्वेत का पर्यायवाची नहीं है। और जैसे हम श्वेत के पर्यायवाची की बात करेंगे तो सफ़ेद, उजला, धवल, उज्ज्वल, ये सारे इनके पर्यायवाची शब्द होंगे। हम बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने ज़्यादा डिटेल्स में इसलिए बात नहीं की क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए अगर आप बोलेंगे कि ज़्यादा डिटेल्स में हम आपको बताएं तो वैसे भी बताने की हम कोशिश करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है नवोदा में प्रयुक्त संधि है। हमें इसमें क्या बताना है कि संधि कौन सी है। तो इसमें हमारा नवोदा जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी गुण संधि है। कौन सी शब्द संधि है, ये गुण संधि। जैसे कि आपको पता है नव प्लस ऊढ़ा, इसका क्या होगा, नव प्लस ऊढ़ा। जैसे कि आपको गुण संधि के नियम पता होंगे कि गुण संधि के नियम जो होते हैं आ और बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई हो जाती, जैसे छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ हो जाता है, वैसे नव प्लस ऊढ़ा यानी कि क्या होगा, नवोदा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा होगा, गुण संधि होगी। तो हम देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय भाव समास है, नहीं है। ये नहीं पूछा गया कौन सा है, नहीं है, कौन सा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आशा लता नहीं होगा, अव्यय भाव समास नहीं होगा। यहाँ इस पे क्या है, इसमें कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, इसमें कर्मधारय समास है, अव्यय भाव समास नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से उत उपसर्ग का अर्थ नहीं है। हमें बताना है कि उत उपसर्ग का अर्थ नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा नहीं है, अपना नहीं है। जैसे कि आपको पता हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। हमें बताना है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा है, पुल्लिंग। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
हम बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, काल कितने प्रकार के होते हैं? काल बताना, हमें इसमें बताना है कि काल कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे आपको पता है, भूत, भविष्य, वर्तमान, 3 प्रकार के। काल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। हम बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांझ क्या जाने प्रसव पीड़ा का अर्थ? हमें इसमें बताना है कि हमारा आंसर कौन सा होगा। बांझ क्या जाने प्रसव पीड़ा का अर्थ, तो हमें इसमें सही ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो इस पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि जिस पर बीतती है वही जानता है। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी हो प्रॉब्लम, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, जिस पर बीतती है वही जानता है। तो चलिए हम देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी, आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और इससे भी डीप अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इससे भी ज़्यादा हमें नॉलेज चाहिए, इससे भी ज़्यादा आप डिटेल्स में बताइए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है? अब देखो यहाँ पर पूछा गया कि तत्सम रूप है, अब कहीं पर पूछा जाएगा, इसलिए हम आपको ये बार बार रिपीट करके बता रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग यही गलती कर देते हैं। जैसे पूछा जाता है कि तत्सम रूप है, तत्सम रूप नहीं है, इससे काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कौन सा नहीं होगा। तो अछोट, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा होगा? अछोट। हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? हमें बताना है कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 172 के अंतर्गत आता है। किस के अंतर्गत आता है? 172 के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है? हमें इसमें बताना है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है। तो हमें इसमें बताना कि सही आंसर हमारा क्या होगा। तो कितना निर्धारित है दोस्तों? 3:5। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:5। हम देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? हमें बताना है कि काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस वर्ष हुआ दोस्तों? 1935 में। हम देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मिलान कीजिए। इसमें क्या करना दोस्तों? मिलान करना है। इसमें हमें मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा। केशव चंद्र सेन यानी कि प्रार्थना समाज, हमारा दूसरा दयानंद सरस्वती तो भारतीय ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी है आत्माराम पांडुरंग अलीगढ़ आंदोलन, ऑप्शन डी है सैयद अहमद खान आर्य समाज। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें सही मिलान करना है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हम देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। ये ऑप्शन नंबर वहाँ नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब हम देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? हमसे पूछा जा रहा है इसमें कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बुंदेला राजपूतों ने किया था। किसने किया था? बुंदेला राजपूतों ने किया। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? हमें इसमें बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हमें इसमें बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यूनिक्स। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? यूनिक्स। हम देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से
क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो हमें बताना है कि कौन सा मतलब प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पास्कल। कौन सा नहीं है, तो डी सही होगा इसमें, ये नहीं लोटस। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। सॉरी, वो गलती से बता दिया। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हम देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। हमें बताना है इसमें कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों, झारखंड में स्थित है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। ये थे आज के हमारे पार्ट 1 के क्वेश्चन। इसका पार्ट 2 भी जल्दी ही आ जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आप जो भी टॉपिक बोलोगे उस टॉपिक पर भी वीडियो लेकर आएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।